जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो आपका होगा एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो बेसिकली जो देखेंगे जो हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट है, हम अगर क्लास 12 की बात कर रहे हैं तो 3D सीरीज एलिमेंट्स मेरे लिए क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वो एलिमेंट्स आपके कौन है, स्कैंडियम से लेकर अगर हम बात करें क्रोमियम। चलिए इनका एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर हम बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा तो आप जानते हैं एटम्स में बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दैट मींस यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, और इसके अराउंड क्या है हमारे पास सेल्स है या ऑर्बिट हम बोलते हैं। तो फर्स्ट सेल हमारी होगी, सेकेंड सेल हो गई, और इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्ड सेल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो थर्ड सेल है इसी में हमारे क्या आ रहे हैं, दैट मींस एक सेल और हम बना रहे हैं। ये हमारा n इक्वल टू 4 है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये हमारा क्या है, n माइनस 1 है, दैट मींस ये आपका 3 है। और ये आपका क्या है, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीनिंग समझते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम का तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, 4s2 3d1। और उसके बाद कंटिन्यू जब हम चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, d2 मिलेगा, 3d3 मिलेगा। उसके बाद क्रोमियम आप जानते हैं हमारा एक्सेप्शनल है, तो आपका क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा इसका भी 3d5 ही रहेगा। देन आपका कंप्लीट चलते चलते हम लोग कहाँ पर चलते हैं, 3d10 तक चलते हैं। मीनिंग ये देखेंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जो आपका सेल नंबर है दैट मींस इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, वो थर्ड ही सेल में जाएगा। क्लियर, थर्ड ही सेल में जा रहा है। और थर्ड ही सेल की अगर हम मीनिंग समझे तो दैट मींस डी ऑर्बिटल में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। इट मींस जो हमारा थर्ड सेल है उसकी और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, जैसे कंटिन्यू मूव करते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है 1 बाई 1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर यहाँ पर 21 है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 21 है। आगे हम बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये चार्ज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये चार्ज आपका इंक्रीज होता जाएगा तो आप क्या देखेंगे, दैट मींस जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। और जब पावर इंक्रीज हो जा रही है तो यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन्स फीड कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, दैट मींस जो पहले फोर्स लग रहा था अब उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये लगाएगा, बिकॉज इसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसकी पावर इंक्रीज हो रही थी, जब खींचना शुरू किया तो इनकी साइज क्या होगी, थोड़ा सा दैट मींस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इनकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इनकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जो भी हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों एक ही वर्ड है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल से, दैट मींस ये आपका क्या है, पहले हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d से नहीं निकालने वाले। ठीक है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद 3d में आएगा बेटा, तब हम निकालेंगे। जब इसकी साइज डिक्रीज होती चली जा रही है तो 100% है बेटा, जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो जो हमारा फोर्थ सेल है वो भी थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस पहले थी बिगनिंग में, अभी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट मींस जो आउटर मोस्ट सेल है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटर है।
अब जब अट्रैक्शन ग्रेटर है तो हम लोगों को क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी की मीनिंग क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट से, दैट मीन्स वो एलिमेंट्स कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एलिमेंट है बेटा वो आपको गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। अलग करके हम निकालेंगे, एक साथ नहीं करना, कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और जब उसकी गैसियस स्टेट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, तो जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बोलना तो है, बट आप देखिए जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इसकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब जब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है या जो 3D एलिमेंट है, 4D एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और साथ में रिलेशन भी है आपका कि जब एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या होने लगेंगी, इंक्रीज होने लगेंगी, ठीक है। तो यही कॉमन सेंस हमारा चलता है किसके लिए, 3D के लिए चलता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट है, ठीक है, कि उनके लिए वैल्यू हमारी कुछ दूसरी होती है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो आप देख लीजिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 4s2 3d1, कुछ एलिमेंट्स का हम बता दे रहे हैं, 22 23 Cr आपका 24 25, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करेंगे तो हो जाएगा 4s2 3d2, ये आपका 4s। अंडरस्टूड है ना, टीम पहले से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। या यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, Ar है, ठीक है। 4s2 3d3, ये आपका एक्सेप्शनल है, क्या होता है 4s1 3d होली 5, और ये क्या हो जाएगा 4s2 3d 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन कौन होते हैं, जिंक हो गया, इसका 26 है, इसका 27 है, इसका 28 है, इसका 29 है, इसका क्या है 30। इनका हो जाएगा आपका 4s2 3d6, इनका हो जाएगा 4s2 3d7, ठीक है। इनका हो जाएगा 4s2 3d8, इनका हो जाएगा 4s1 3d9, क्योंकि ये हमारी एक्सेप्शन है, सॉरी 9 नहीं होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इनका हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है। तो ये तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दो एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, एक्सेप्शनल है, इनकी भी बातें हम लोग करेंगे। देखिए आपने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते समय जब इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किया, तो इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किया लास्ट, सबसे पहले s को फिल कर दिया, उसके बाद आप जाते हैं d, ठीक है। अगर इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर आप यूज कर लेते हैं n+l यूज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जाएंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा कि आपने लास्ट में तो फिल किया है d, लेकिन इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे किससे, s से निकालेंगे, ठीक है। और भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा रूल होता है, हम लोग पढ़ते हैं स्लेटर रूल पढ़ते हैं। कौन सा रूल है, स्लेटर रूल। तो आगे जो हमारी बड़ी क्लासें होंगी उसमें हम लोग बात भी करेंगे, या जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्लेटर रूल्स बताएंगे, ठीक है। क्यों हम पहले इसको निकाल रहे हैं, सबके लिए रूल है, ऐसे नहीं कि हम जब चाहे चलो तुमसे निकाल रहे हैं, तुमसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास 4th नंबर की सेल है, वहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका 2 है, ठीक है। ये तो आपका एक्सेप्शनल केस है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, वहाँ पर आप देख रहे हैं इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है। ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आ जाता है डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इनका शेप ऐसा होता है बेटा कि वहाँ से जो उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत अच्छे टाइटली बाउंड नहीं हो पाते न्यूक्लियस से, ठीक है।
इनका शेप और अरेंजमेंट ही ऐसे होता है। तो दैट मीन्स जो हमारे 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से डायरेक्टली बाउंड नहीं है, इनको हम इजी वे में बाहर निकाल सकते हैं। तो इजी वे में बाहर निकाल सकते हैं तो देखा ये गया कि डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। क्या होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं नियर अबाउट +2 शो करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स की। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये तो आपका +2 हो गया, +2 शो करेंगे 2 है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर उस एलिमेंट्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या शो करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा स्कैंडियम को देखिए, आपने क्या किया, अगर मैं बोलूँ कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, आप बोलेंगे यस करता है। ठीक है, बिकॉज बट जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने शो किया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स था डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब भाई ये क्या करेगा? तो ये क्या आपको लगता है स्टेबल है? क्या D1 आपका स्टेबल है? ठीक है, तो ये कहता है तो ठीक है +2 हम शो करते हैं, बट स्कैंडियम आपको क्या करता है? +3 भी शो करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि +2 तो हमारी कॉमन है, बट कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं ये +3 भी शो करते हैं। आ जाइए क्रोमियम के पास, आपको क्या लगता है क्रोमियम कितना शो करना चाहिए? अभी क्रोमियम को देखिए यहाँ पे 4s1 है, 3d5 1 आप बोल रहे हैं 1 रेयर केस में शो करता है। अभी हम बता रहे हैं क्या कैसे इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, क्या कैसी प्रॉब्लम्स है सारी बात करेंगे। 1 रेयर केस में शो करता है, ये भी बेटा क्या शो करता है आपको बताएं? +3 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी कोई एग्जांपल्स हम ले रहे हैं सबका, ठीक है, परेशान मत होना। और जो भी 2+4 है उसको भी बताने वाले हैं क्या कैसे। तो ये +3 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। चलिए इसको जोड़ते हैं अभी क्या कैसे। तो इसको ऊपर वाला इरेज करते हैं कोई, देखो इसकी बात ही कर लेते हैं, क्रोमियम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं हम आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम थोड़ा सा रीड करते हैं वहाँ पर क्या बताया गया बेटा, जो हमारा d ऑर्बिटल है, ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये पहले क्या होता है? डीजेनरेट होता है। ठीक है, और डीजेनरेसी जब इसकी ब्रेक होती है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक आपका Eg और एक आपका T2G। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर इसका आप क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं, हम 3 वाला बता रहे हैं। ठीक है, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो इसके कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकाल दीजिए, क्या मिलेगा? 3d3 मिलेगा। मिलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इनको फिल कीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो हमारे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं सब फुलफिल है ना, तो D3 की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा थ्योरी है ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये 3 शो कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलता है कि हम जो है 3 शो कर देंगे। ये हो गया क्रोमियम का, क्यों 3 शो करता है। अब कुछ एग्जांपल्स और आपको हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि +6 जो भी बातें हैं और क्या कैसे। आपने कंपाउंड सुना होगा क्या? CrO3 सुनिए, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, क्या होगी? +6 होगी। स्टेबल कंपाउंड है बेटा। चलो भाई क्लियर हो रहा है, +6 शो करता है। आपने कंपाउंड सुना होगा क्लास 11 में आया था CrO5, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? नहीं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर पेरोक्साइड लिंकेज। एक मिनट, ये नहीं होगा ना, 2 बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के, तो ये कैसा हो गया? पेरोक्साइड हो गया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे -2 तो इनकी हो जाएगी, लेकिन इन पर क्या सबका हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो टोटल मिला के इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +6 हो गई। तो दैट मीन्स हमारे मेरे पास कंपाउंड है +6 पे स्ट्रेन करने वाले स्टेबल कंपाउंड्स, ये दोनों के लिए। आगे चलते हैं, अभी इतने से भाई सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कुछ और बात करेंगे। आपने उनको सुन रखा है CrOS3, कुछ और भी बता देना +3 वाला। CrOS3 क्या हो जाएगा इसका, अगर आपको क्या निकालना हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी +3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया +3। अभी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर एक कंपाउंड मिलेगा आपको +3, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगाते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखिए इसकी क्या मिल जाएगी +3 मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट मीन्स हमें देख रहा है ना +3 वाले स्टेबल कंपाउंड मुझे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया कि +3 वाले मिलते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एक कंपाउंड और बात करना है जो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा +6 के लिए, K2Cr2O7 जाते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या हो जाएगी +6, क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास एक कंपाउंड्स है जहाँ पर हम क्या देख सकते हैं +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही है, +3 भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई और कुछ मिलना चाहिए तो और कुछ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बेटा ये भी कंपाउंड मिले हैं हमें, कौन कौन CrF4 CrBr4 और आप लिख लेंगे CrCl4, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भाई जो हमारे पास क्रोमियम है ये +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करता है, ठीक है, केमिस्ट्री है, ठीक है। ये क्या शो करते हैं +4, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हमारा क्या होता है +3 एंड +6 ही है, ठीक है। +4 आपने देख लिया, कुछ और कंपाउंड दिखा दे जिससे आपको और कुछ लगता है कि और भी शो करना चाहिए। CrCl2 भी देखने को मिला, ठीक है, CrCl2 भी हमें देखने को मिला, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2 होगी। तो Cr हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करता है, ठीक है। अगला चलते हैं, एक कंपाउंड हमें देखने को मिला CrF5, यहाँ पे चेक कीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +5 होगी, ठीक है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +5 हो जाएगी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो भाई, तो ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मोस्टली, कौन 2 3 4 5 6, ठीक है। +1 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना, ये हमारा क्या है कॉमन है, और वो क्या है कभी कभी, ठीक है। बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्रोमियम के बाद हम लोग चलते हैं मैग्नीज पे, ठीक है। मैग्नीज हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो मालूम है आपका +2 से लेकर +7 तक शो करता है, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो देखिए मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ये बोलता है मैं स्टेबल हूँ, दैट मींस कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमने देखा कि ये कंपाउंड हमें मिल गया क्या KmnO4, यहाँ पर काउंट कर लीजिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +9, चेक करिए बेटा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ये क्या शो कर रहे हैं +7 भी शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगा होगा +2 शो कर रहे हैं, +7 शो कर रहे हैं ना, दो ही तो है। अरे दूसरा कंपाउंड देख लो ना, MnO2 पे आ जाओ, देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4 होगी, तो चलो ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी है। आपको लगता है कि और कुछ 2 तो मैंने लिख रखा है, कुछ एग्जांपल डाल के देखिए, MnCl2 भी बनता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा +2 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे पास D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आयरन पे,
जो कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। आयरन आप क्या बोलेंगे कि +2 तो शो ही करेगा, ठीक है। चलो कोई +3 हम शो करते हैं। क्या आपको लगता है आयरन को +3 भी शो करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमें देखना है बेटा, और कुछ नहीं देखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमारा बता रहा है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचिए क्या वो शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो दैट मीन्स क्यों शो करेगा? क्योंकि भाई अगर आपने क्या किया Fe2+ किया, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3d6, ठीक है। बट अगर आपने Fe3+ किया तो आपको क्या मिलेगा? 3d5। ये हमारा स्टेबल अरेंजमेंट है, दैट मीन्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलेगा। इसलिए हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। +3। और आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग्स पता है, अगर कोई भी एलिमेंट्स है बेटा वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उनकी स्टेप, वो आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन केस एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मैं अगर आपको कंपाउंड दे दूं कि आपको चेक करना है कि आपके पास FeCl3 है एंड आपके पास क्या है, FeCl2 है, आपको ये बताना कौन सा हमारा मोर स्टेबल है, FeCl3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मींस FeCl3 हमारा मोर स्टेबल, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, ठीक है। तो अभी टर्म और आपको हम बता रहे हैं, ये जो आपका जिंक है ना और ये नाइन है, ये तो +2 ही शो करते हैं और इनकी कोई कंडीशन नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करना चाह रहे हैं वो आपका कॉपर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बेटा देखने ये दिया जो इनकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस अगर आप अपना माइंड लगाएंगे तो आप बोलेंगे भाई Cu+1 क्या हो गया, 3d10 हो गया, ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और आप क्या कह रहे हो, Cu2+ होगा, जब क्या हमें मिलेगा 3d9 मिल रहा है, तब हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबल, ठीक है। आइए बताते हैं, जहाँ पर ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, Cu2+ हमारा क्यों मोर स्टेबल है, ठीक है। चलिए ये है आपका Cu2+, ये है आपका Cu+। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1। इन दोनों को हम ले जाएंगे वाटर में, ठीक है। और वाटर में जब ले जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, वाटर से कंबाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वाटर से कंबाइन करना चाहिए। जब वाटर से कंबाइन करेंगे बेटा तो कंपाउंड तो जो बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट समझना होगा यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी हो, क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी हो, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखिए साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसका मतलब या ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 by साइज, ठीक। तो साइज जितनी स्मॉल होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। और केमिस्ट्री कहती है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही मेरा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि Cu2+ आपका मोर स्टेबल है कंपेयर टू Cu+, क्यों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि दैट मींस, आपका आंसर ये हो जाएगा कि दैट मींस हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो रही है, और जब हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो रही है तो हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसे माइंड में आपको रखना है कि Cu2+ मोर स्टेबल, और इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज आप जब बुक उठा के देखेंगे, सीरीज उठा के देखेंगे CBSE में नियर अबाउट, ठीक है, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे टर्म की।